बचपन। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर को पंजाब सूबे के लायलपुर जिले के बावली गांव में हुआ था। अब ये गांव पाकिस्तान का हिस्सा है। भगत सिंह के पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह को देशभक्ति की भावना अपने घर से ही मिली थी। इनके पिता और चाचा दोनों अपने देश के आजादी के दीवाने थे। भगत सिंह के दादा को अंग्रेजी हुकूमत से इतनी नफरत थी कि वो अंग्रेजों के एक एक निशान को मिटा देना चाहते थे। जब भगत सिंह पढ़ने लिखने की उम्र में आए तो परिवार में चर्चा चली कि पढ़ाई के लिए किसी अच्छे स्कूल में भगत सिंह का दाखिला करा दिया जाए। लेकिन दादा को ये बिल्कुल ही मंजूर नहीं था कि उनका पोता उस किसी भी स्कूल में पढ़ाई करे जिसका नाम अंग्रेजों से जुड़ा हो। उन्होंने भगत सिंह को ब्रिटिश स्कूल में पढ़ाने से बिल्कुल मना कर दिया था और यही वजह थी कि इनका दाखिला आर्य समाज के स्कूल में करा दिया गया। हिंदुस्तान के लिए भगत सिंह की दीवानगी इसी माहौल में रंग लाई। मैं बंदूक बोता हूं। भगत सिंह के भीतर आजादी को लेकर कितनी बेचैनी थी, इसका सबूत उनके बचपन के एक वाकये से मिलता है। तब उनकी उम्र महज 5 साल की थी। आम बच्चों की तरह वो भी अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। इसके लिए वो अपने साथियों को 2-2 टोलियों में बांट दिया करते थे। वे एक दूसरे पर हमला करके युद्ध का अभ्यास किया करते थे। इस अभ्यास में उनकी वीरता, धीरता और निर्भीकता के अभ्यास का आभास मिलता था। एक बार सरदार किशन सिंह अपने बेटे भगत सिंह को लेकर अपने दोस्त नंद किशोर मेहता के पास उनके खेत पर पहुंच गए। दोनों दोस्त आपस में बातचीत करने में लग गए और भगत सिंह अपने खेल में। लेकिन अचानक नंद किशोर मेहता का ध्यान भगत सिंह के खेल की ओर गया। भगत सिंह मिट्टी के ढेरों पर छोटे छोटे तिनके लगाए जा रहे थे। नंद किशोर मेहता को भगत सिंह पर स्नेह आ गया और नंद किशोर मेहता ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? भगत सिंह ने जवाब दिया, भगत सिंह। मेहता ने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? भगत सिंह ने तनकर जवाब दिया, मैं बंदूकें बो रहा हूँ। मेहता ने चौंकते हुए पूछा, बंदूकें? भगत सिंह ने गंभीर होकर जवाब दिया, हाँ बंदूकें। मेहता ने पूछा, ऐसा क्यों? भगत सिंह का जवाब था, अपने देश को आजाद कराने के लिए। मेहता की जानने की ख्वाहिश बढ़ी। आगे पूछा, तुम्हारा धर्म क्या है? भगत सिंह ने बेसाख्ता जवाब दिया, देशभक्ति, मुल्क की खिदमत। नंद किशोर मेहता ने नन्हे से भगत सिंह को बड़े स्नेह के साथ अपनी गोद में उठा लिया। मेहता भगत सिंह के जवाब से दंग थे। उन्होंने सरदार किशन सिंह से कहा, भाई तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम्हारे घर में ऐसे होनहार व विलक्षण बच्चे ने जन्म लिया है। मैं इसे दिल से दुआ देता हूँ। तुम्हारा ये बच्चा दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन करेगा। देशभक्तों में इसका नाम अमर होगा। भगत सिंह की आगे की कहानी ये साबित करती है कि मेहता की भविष्यवाणी पूरी तरह सच निकली। विरासत में बगावत। कुछ संकल्प अवचेतन में समा जाते हैं। भगत सिंह के भीतर के कुछ संकल्प ऐसे ही आकार लिए थे। 1857 के गदर से लेकर कूका विद्रोह तक जो भी साहित्य मिलता, भगत सिंह उसे पढ़ डालते। एक एक क्रांतिकारी की कहानी किशोर भगत सिंह की जुबान पर थी। उनके खुद के परिवार की कई पीढ़ियां अंग्रेजी राज से लड़ती आ रही थीं। दादा अर्जुन सिंह, पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और चाचा स्वर्ण सिंह को देश के लिए मर मिटते भगत सिंह ने देखा था। चाचा स्वर्ण सिंह सिर्फ 23 साल की उम्र में जेल की यातनाओं का विरोध करते हुए शहीद हो चुके थे। दूसरे चाचा अजीत सिंह को देश से निकाला गया था। दादा और पिता आए दिन आंदोलनों की अगुवाई करते जेल जाया करते थे। पिता गांधी और कांग्रेस के अनुयायी थे तो चाचा गरम दल की विचारधारा का नुमाइंदगी करते थे। घर में घंटों बहसें होती। इसी माहौल में भगत सिंह के जहन में विचारों की फसल पकती रही। बचपन में ही क्रांति का जुनून। इंसान को संस्कार सिर्फ माता पिता या परिवार से ही नहीं मिलते, समाज भी अपने ढंग से संस्कारों के बीज बोता है। पिछली सदी के शुरुआती साल कुछ ऐसे ही थे। उस दौर में संस्कारों और विचारों की जो फसल उगी उसका असर आज भी दिखाई देता है। उन दिनों गोरी हुकूमत ने जुल्म सितम की सारी हदें तोड़ दी थीं। देशभक्तों को कीड़े मकोड़ों की तरह मारा जा रहा था। किसी को भी फांसी पर चढ़ा देना सरकार का शगल बन गया था। ऐसे में जब 8 साल के बालक भगत सिंह ने किशोर क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा को वतन के लिए हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ते देखा तो हमेशा के लिए करतार देवता की तरह उनके बाल मन के मंदिर में प्रतिष्ठित हो गए।
24 घंटे करतार की तस्वीर भगत सिंह के साथ रहती। सराभा की फांसी के रोज क्रांतिकारियों ने जो गीत गाया था वो भगत सिंह अक्सर गुनगुनाया करते थे। इस गीत की कुछ पंक्तियां इस तरह थीं। फख्र है भारत को ए करतार तू जाता है आज, जगत और पिंगले को भी साथ ले जाता है आज। हम तुम्हारे मिशन को पूरा करेंगे संगियों, कसम हर हिंदी तुम्हारे खून की खाता है आज। 16 साल की उम्र में विचारों की दुनिया। भगत सिंह 15-16 साल के थे और नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ रहे थे। देश को आजादी कैसे मिले इस पर अपने शिक्षकों और सहपाठियों से चर्चा किया करते थे। जितनी अच्छी हिंदी और उर्दू उतनी ही अच्छी अंग्रेजी और पंजाबी भी। इसी कच्ची उम्र में भगत सिंह ने पंजाब में उठे भाषा विवाद पर झकझोर देने वाला लेख लिखा। लेख पर हिंदी साहित्य सम्मेलन ने 50 रुपए का इनाम दिया। भगत सिंह की शहादत के बाद 28 फरवरी 1933 को हिंदी संदेश में यह लेख प्रकाशित हुआ था। भगत सिंह ने उस लेख में लिखा था, इस समय पंजाब में उर्दू का जोर है, अदालतों की भाषा भी यही है। ये सब ठीक है, लेकिन हमारे सामने इस वक्त बड़ा सवाल भारत को एक राष्ट्र बनाना है। एक राष्ट्र बनाने के लिए एक भाषा होना आवश्यक है, लेकिन ये एकदम नहीं हो सकता। उसके लिए कदम कदम चलना पड़ता है। अगर हम सभी भारत की एक भाषा नहीं बना सकते तो कम से कम लिपि तो एक बना देना चाहिए। उर्दू लिपि सर्वांग संपूर्ण नहीं है। फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसका आधार फारसी है। उर्दू कवियों की उड़ान चाहे वो हिंदी ही क्यों ना हो, ईरान से साकी और अरब के खजूरों तक जा पहुंचती है। काजी नजरुल इस्लाम की कविता में तो धूरजटी, विश्वामित्र और दुर्वासा की चर्चा बार बार है, लेकिन हमारे उर्दू, हिंदी, पंजाबी कवि उस ओर ध्यान तक न दे सके। क्या यह दुख की बात नहीं? इसका मुख्य कारण भारतीयता और भारतीय साहित्य से उनका अनजानापन है। उनमें भारतीयता आ ही नहीं पाती, तो फिर उनके रचे गए साहित्य से हम कहां तक भारतीय बन सकते हैं? तो उर्दू अपूर्ण है, और जब हमारे सामने वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित भरे पूरे रूप में हिंदी लिपि मौजूद है तो फिर उसे अपनाने में हिचक क्यों? हिंदी के पक्षधर सज्जनों से हम कहेंगे कि हिंदी भाषा ही अंत में एक दिन भारत की भाषा बनेगी, लेकिन पहले से ही उसका प्रचार करने से बहुत सुविधा होगी। घर छोड़कर कानपुर का रुख। इसी बीच भगत सिंह घर छोड़कर कानपुर जा पहुंचे। भगत सिंह ने यहां पत्रकारिता करना शुरू कर दिया। उन्होंने बलवंत सिंह के नाम से लिखना शुरू कर दिया। उनके विचारोत्तेजक लेख प्रताप में छपते और उन्हें पढ़कर लोगों के दिलो दिमाग में क्रांति की चिंगारी भड़कने लगती। उन्हीं दिनों कलकत्ते से साप्ताहिक मतवाला निकलता था। मतवाला में लिखे भगत सिंह के 2 लेख बेहद चर्चित हुए। एक का शीर्षक था विश्व प्रेम। 15 और 22 नवंबर 1924 को 2 किस्तों में ये लेख प्रकाशित हुआ था। उस लेख में भगत सिंह के विचारों की क्रांतिकारी अभिव्यक्ति दिखती है। ये किस्सा कुछ इस तरह था। जब तक काला, गोरा, सभ्य, असभ्य, शासक, शासित, अमीर, गरीब, छूत, अछूत आदि शब्दों का प्रयोग होता है, तब तक कहां विश्व बंधुत्व और कहां विश्व प्रेम? ये उपदेश स्वतंत्र जातियां दे सकती हैं। भारत जैसा गुलाम देश तो इसका नाम भी नहीं ले सकता। फिर उसका विचार कैसे होगा? तुम्हें शक्ति एकत्र करनी होगी। शक्ति एकत्रित करने के लिए अपनी एकत्रित शक्ति खर्च कर देनी पड़ेगी। राणा प्रताप की तरह जिंदगी भर दर दर ठोकरें खानी होंगी, तब कहीं जाकर उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकोगे। तुम विश्व प्रेम का दम भरते हो, पहले पैरों पर खड़े होना तो सीखो। स्वतंत्र जातियों में अभिमान के साथ सिर ऊंचा करके खड़े होने के योग्य बनो। जब तक तुम्हारे साथ कामागाटा मारू जहाज जैसे दुर्व्यवहार होते रहेंगे, तब तक डैम काला मैन कहलाओगे। जब तक देश में जलियांवाला बाग जैसे भीषण कांड होंगे, जब तक वीरांगनाओं का अपमान होगा और तुम्हारी ओर से कोई प्रतिकार न होगा, तब तक तुम्हारा ये ढोंग कुछ मानी नहीं रखता। कैसी शांति, कैसा सुख और कैसा विश्व प्रेम? यदि वास्तव में चाहते हो तो पहले अपमानों का प्रतिकार करना सीखो। मां को आजाद कराने के लिए कट मरो। बंदी मां को आजाद कराने के लिए आजन्म काले पानी में ठोकरें खाने को तैयार हो जाओ। मरने को तत्पर हो जाओ। बलिदान के गूंजते शब्द। भगत सिंह ने युवक शीर्षक से खून खौला देने वाला एक दूसरा लेख लिखा।
उस लेख में भगत सिंह ने कुछ यूं लिखा, अगर रक्त की भेंट चाहिए तो सिवा युवक के कौन देगा? अगर तुम बलिदान चाहते हो तो तुम्हें युवक की ओर देखना होगा। प्रत्येक जाति के भाग्य विधाता युवक ही होते हैं। सच्चा देशभक्त युवक बिना झिझक मौत का आलिंगन करता है, संगीनों के सामने छाती खोलकर डट जाता है, तोप के मुंह पर बैठकर मुस्कुराता है, बेड़ियों की झनकार पर राष्ट्रीय गान गाता है और फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते चढ़ जाता है। अमेरिकी युवा पैट्रिक हेनरी ने कहा था, जेल की दीवारों के बाहर जिंदगी बड़ी महंगी है, पर जेल की काल कोठरियों की जिंदगी और भी महंगी है, क्योंकि यहाँ ये स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य के रूप में चुकाई जाती है। अय भारतीय युवक, तू क्यों गफलत की नींद में पड़ा बेखबर सो रहा है? उठ, अब अधिक मत सो। सोना हो तो अनंत निद्र की गोद में जाकर सो रहो। धिक्कार है तेरी निर्जीवता पर। तेरे पूर्वज भी नतमस्तक हैं इस नपुंसकत्व पर। यदि अब भी तेरे किसी अंग में कुछ हया बाकी हो तो उठकर माता के दूध की लाज रख, उसके उद्धार का बीड़ा उठा, उसके आंसुओं की एक एक बूंद की सौगंध ले, उसका बेड़ा पार कर और मुक्त कंठ से बोल, वंदे मातरम। भगत सिंह की पत्रकारिता। प्रताप में भगत सिंह की पत्रकारिता को पंख लग गए। बलवंत सिंह के नाम से छपे इन लेखों ने धूम मचा दी। शुरुआत में तो खुद गणेश शंकर विद्यार्थी को पता नहीं था कि असल में बलवंत सिंह है कौन, और एक दिन जब पता चला तो भगत सिंह को उन्होंने गले से लगा लिया। भगत सिंह अब प्रताप के संपादकीय विभाग में काम कर रहे थे। इन्हीं दिनों दिल्ली में तनाव बढ़ा, दंगे भड़के और गणेश शंकर विद्यार्थी ने भगत सिंह को रिपोर्टिंग के लिए दिल्ली भेजा। विद्यार्थी दंगों की निरपेक्ष रिपोर्टिंग चाहते थे। भगत सिंह उनकी उम्मीदों पर खरे उतर रहे थे। प्रताप में काम करते हुए उन्होंने महान क्रांतिकारी शचीन्द्र नाथ सान्याल की आत्मकथा बंदी जीवन का पंजाबी में अनुवाद किया था। इस अनुवाद ने पंजाब में देशभक्ति की एक नई लहर पैदा कर दी थी। इसके बाद आयरिश क्रांतिकारी डेन ब्रीन की आत्मकथा का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया। प्रताप में यह अनुवाद आयरिश स्वतंत्रता संग्राम शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस अनुवाद ने भी देश में चल रहे आजादी के आंदोलन को एक वैचारिक मोड़ दिया। आजाद से मिले विद्यार्थी के लाडले भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी के लाडले थे। उनका लिखा एक एक शब्द विद्यार्थी को गर्व से भर देता था। ऐसी ही किसी भावुक पल में विद्यार्थी जी ने भगत सिंह को भारत में क्रांतिकारियों के सिरमौर चंद्रशेखर आजाद से मिलवाया। आजादी के दीवाने दो आतिशी क्रांतिकारियों का ये अद्भुत मिलन था। भगत सिंह अब क्रांतिकारी गतिविधियों और पत्रकारिता दोनों में शानदार काम कर रहे थे। गतिविधियां बढ़ी तो पुलिस को भी शंका हुई। विद्यार्थी जी ने पुलिस से बचने के लिए भगत सिंह को अलीगढ़ जिले के शादीपुर गांव के स्कूल में हेडमास्टर बनाकर भेज दिया। भगत सिंह जिस समय शादीपुर में थे उसी दरमियान विद्यार्थी जी को उनकी असली पारिवारिक कहानी पता चली। विद्यार्थी जी खुद शादीपुर गए और भगत सिंह को मनाया कि वो अपने घर लौट जाएं। दरअसल भगत सिंह के घर छोड़ने के बाद उनकी दादी की हालत बिगड़ गई थी। दादी को लगता था कि शादी के लिए उनकी जिद के चलते ही भगत सिंह ने घर छोड़ा है। इसके लिए वो अपने आप को कसूरवार मानती थीं। भगत सिंह का पता लगाने के लिए पिताजी ने अखबारों में इश्तिहार दिए थे। ये इश्तिहार विद्यार्थी जी ने देखे थे, लेकिन तब उन्हें पता नहीं था कि उनके यहाँ काम करने वाला बलवंत सिंह ही असल में भगत सिंह है। इसी के बाद वे शादीपुर जा पहुंचे। भगत सिंह विद्यार्थी जी का अनुरोध कैसे टालते? भगत सिंह फौरन घर रवाना हो गए। दादी की सेवा की और कुछ समय बाद पत्रकारिता की पारी शुरू करने के लिए दिल्ली आ गए। दैनिक वीर अर्जुन में नौकरी शुरू कर दी। जल्द ही एक तेज तर्रार रिपोर्टर और विचारोत्तेजक लेखक के रूप में उनकी ख्याति फैल गई। अध्ययन के विस्तार का पता। भगत सिंह के विचार की शान उनके पढ़ाई के विस्तार पर चढ़ी थी। काकोरी केस के सेनानियों को भगत सिंह ने सलामी देते हुए एक लेख लिखा था। वो लेख उन्होंने विद्रोही नाम से लिखा था। इसमें उन्होंने लिखा, हम लोग आह भर कर समझ लेते हैं कि हमारा फर्ज पूरा हो गया। हमें आग नहीं लगती, हम तड़प नहीं उठते। हम इतने मुर्दा हो गए हैं। आज वे भूख हड़ताल कर रहे हैं, तड़प रहे हैं। हम चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। ईश्वर उन्हें बल और शक्ति दे कि वे वीरता से अपने दिन पूरे करें और उन वीरों के बलिदान रंग लाएं। जनवरी 1928 में लिखा गया ये आलेख कीर्ति में छपा था। इन 2-3 सालों में
भगत सिंह ने बहुत लिखा। अपनी पत्रकारिता के जरिए वो लोगों के दिलो दिमाग पर छा गए। फरवरी 1928 में उन्होंने कूका विद्रोह पर 2 हिस्सों में एक लेख लिखा। ये लेख उन्होंने B.S. संधू के नाम से लिखा था। इसमें भगत सिंह ने ब्यौरा दिया था कि किस तरह 66 कूका विद्रोहियों को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया गया था। इसके भाग 2 में उनके लेख का शीर्षक था युग पलटने वाला अग्निकुंड। इस लेख में भगत सिंह ने लिखा, सभी आंदोलनों का इतिहास बताता है कि आजादी के लिए लड़ने वालों का एक अलग ही वर्ग बन जाता है, जिनमें न दुनिया का मोह होता है और न पाखंडी साधुओं जैसा त्याग। जो सिपाही तो होते थे, लेकिन भाड़े के लिए लड़ने वाले नहीं, बल्कि अपने फर्ज के लिए निष्काम भाव से लड़ते मरते थे। सिख इतिहास यही कुछ था। मराठों का आंदोलन भी यही बताता है। राणा प्रताप के साथी राजपूत भी ऐसे ही योद्धा थे और बुंदेलखंड के वीर छत्रसाल और उनके साथी भी इसी मिट्टी और मन से बने थे। मार्च से अक्टूबर 1928 तक कीर्ति में ही उन्होंने एक धारावाहिक श्रृंखला लिखी थी। शीर्षक था आजादी की भेंट शहादतें। इसमें भगत सिंह ने बलिदानी क्रांतिकारियों की गाथाएं लिखी थीं। इनमें एक लेख मदन लाल धींगरा पर भी था। इसमें भगत सिंह के शब्दों का कमाल नजर आता है। उन्होंने लिखा, फांसी के तख्ते पर खड़े मदन से पूछा जाता है, कुछ कहना चाहते हो? उत्तर मिलता है, वंदे मातरम, माँ, भारत माँ, तुम्हें नमस्कार। और वो वीर फांसी पर लटक गया। उसकी लाश जेल में ही दफना दी गई। हम हिंदुस्तानियों को देह क्रिया तक नहीं करने दी। धन्य था वो वीर, धन्य है उसकी याद। मुर्दा देश के इस अनमोल हीरे को बार बार प्रणाम। भगत सिंह की नजर में नेहरू और बोस। 1928 में भगत सिंह ने कीर्ति नामक एक पत्र में नए नेताओं के अलग अलग विचार शीर्षक से एक लेख लिखा था। तब वे सिर्फ 21 साल के थे। इस लेख में उन्होंने बोस और नेहरू के नजरिए की तुलना की है। उन दिनों असहयोग आंदोलन की सफलता के चलते हर तरफ निराशा का माहौल था। ऐसे में भगत सिंह ने ये लेख इस सोच के साथ लिखा था कि वे कोई राजनीतिक राह चुनने में पंजाब के नौजवानों की मदद कर सकें। भगत सिंह न कांग्रेस के नेता थे और न ही वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। सांप्रदायिक विचार रखने के लिए तो उन्होंने आजादी की लड़ाई के प्रतिष्ठित नामों में गिने जाने वाला लाजपत राय तक को भी नहीं बख्शा था। ऐसे में ये जानना दिलचस्प हो जाता है कि भगत सिंह नेहरू और बोस जैसे 2 राष्ट्रवादी नेताओं के बारे में क्या सोचते थे। अपने लेख में भगत सिंह ने बोस को एक भावुक बंगाली बताया था। उनके मुताबिक सुभाष चंद्र बोस भारत की प्राचीन संस्कृति के भक्त हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि वाले नेता। भगत सिंह के मुताबिक बोस कोमल दिल और रूमानी सोच वाले नेता हैं। दूसरी ओर वे नेहरू को परंपराओं से बगावत करने वाले नेता के तौर पर देखते हैं। अमृतसर और महाराष्ट्र में हुए कांग्रेस के सम्मेलनों में दोनों नेताओं के भाषण का अध्ययन करने के बाद भगत सिंह ने कहा था कि भले ही बोस और नेहरू दोनों पूर्ण स्वराज के समर्थक हों, लेकिन उन दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। अपने लेख में भगत सिंह बॉम्बे में हुई उस बैठक का उदाहरण दिया था जो नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी और जिसमें बोस ने भाषण दिया था। अपने लेख में भगत सिंह ने बोस के उस भाषण को एक सनक भरा प्रलाप कहा है, जिसमें यह टिप्पणी की गई थी कि विश्व के लिए भारत के पास एक विशेष संदेश है। अपनी टिप्पणी में भगत कहते हैं कि पंचायती राज से समाजवाद तक बोस हर चीज की जड़ प्राचीन भारत में देखते हैं और मानते हैं कि भारत का अतीत महान था। भगत सिंह को बोस का राष्ट्रवाद संकीर्ण और आत्ममुग्धता से भरा लगता है। वे बोस की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि दूसरे देशों की तरह भारत का राष्ट्रवाद संकीर्ण नहीं है। इसके बाद अपने लेख में भगत सिंह नेहरू के अध्यक्षीय भाषण की तरफ बढ़ते हैं। नेहरू बोस की बात काटते हैं। उनके मुताबिक हर देश को यह लगता है कि उनके पास दुनिया को देने के लिए कुछ विशेष और अनूठा संदेश है। वे कहते हैं, मुझे अपने देश में कुछ वैसा विशेष नहीं लगता जैसी बातों में सुभाष बाबू यकीन रखते हैं। बोस और नेहरू की सोच में फर्क है। सुभाष चंद्र बोस इसलिए अंग्रेजों से आजादी चाहते हैं कि वे पश्चिम के हैं और हम पूरब के। जवाहरलाल नेहरू इसलिए आजादी चाहते हैं कि स्वशासन के जरिए हम अपनी सामाजिक व्यवस्था बदल सकते हैं। नेहरू के अनुसार हमें पूर्ण स्वतंत्रता और स्वशासन सामाजिक बदलाव के लिए चाहिए। भगत सिंह कहते हैं कि बोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्व सिर्फ उसी हद तक है जहां तक इससे भारत की सुरक्षा और विकास का सवाल जुड़ा हो।
जबकि दूसरी तरफ नेहरू राष्ट्रवाद के संकीर्ण दायरों से बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीयवाद नाम के खुले मैदान में आ चुके हैं। दोनों नेताओं की सोच की तुलना करने के बाद अपने लेख में भगत सिंह सवाल करते हैं, अब जबकि हम उनके विचार जान चुके हैं, हमें अपना विकल्प चुनना होगा। भगत सिंह के मुताबिक बोस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे युवाओं की बौद्धिक प्यास बुझ सके। भगत सिंह बोस के राष्ट्रवाद के नारे से प्रभावित नहीं थे। बौद्धिक रूप से उन्हें नेहरू ज्यादा चुनौतीपूर्ण और तृप्तिदायक लगते थे। उनके मुताबिक पंजाब के युवाओं को बौद्धिक खुराक की शिद्दत से जरूरत है और ये उन्हें सिर्फ नेहरू से मिल सकती है। भगत सिंह ने लिखा था, क्रांति का सही अर्थ समझने के लिए पंजाबी युवाओं को उनके पास जाना चाहिए। युवाओं को अपनी सोच मजबूत करनी चाहिए ताकि हार और निराशा के इस माहौल में वे भटके नहीं। जलियांवाला बाग नरसंहार। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। इस नरसंहार ने अंग्रेजी राज का क्रूर और दमनकारी चेहरे से पर्दा उठा दिया। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। इसके बाद मार्च के आखिर और अप्रैल की शुरुआत में कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए और देश के ज्यादातर शहरों में 30 मार्च और 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया। हालांकि इस हड़ताल का सबसे ज्यादा असर पंजाब के अमृतसर, लाहौर, गुजरांवाला और जालंधर शहर में हुआ। लाहौर और अमृतसर में हुई जनसभाओं में 25 से 30 हजार तक लोग शामिल हुए। 9 अप्रैल को रामनवमी के दिन लोगों ने एक मार्च निकाला। रामनवमी के मौके पर निकले इस मार्च में हिंदू तो थे ही, मुस्लिम भी शामिल हुए। जनरल डायर और उनके प्रशासन को सबसे ज्यादा चिंता इसी हिंदू मुस्लिम एकता को देखकर हुई थी। किसी भी विरोध को कुचलने के लिए हमेशा आतुर रहने वाले पंजाब के गवर्नर डायर ने उसी दिन अमृतसर के लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन को अमृतसर से निर्वासित करने का फैसला कर लिया और ठीक उसी दिन गांधी जी को भी पंजाब में घुसने नहीं दिया। 13 अप्रैल को शाम लगभग 4:30 बज रहे थे। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में मौजूद करीब 25 से 30 हजार लोगों पर गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया। हैरत है कि इसके लिए कोई पूर्व चेतावनी तक नहीं दी गई। डायर के हुक्म पर करीब 10 मिनट तक बिना रुके गोलियां बरसती रहीं। सैनिकों ने करीब 1650 राउंड गोलियां चलाईं। सरकारी दस्तावेज में दर्ज हुआ कि 379 लोग लाश में तब्दील कर दिए गए। हालांकि कहा जाता है कि इस नरसंहार में करीब 1000 लोग मौत के हवाले कर दिए गए थे। उस समय भगत सिंह की उम्र महज 12 साल की थी। मगर ये पहला मौका था जब भगत सिंह के रगों में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत, गुस्से का रंग इख्तियार कर लिया था। इस नरसंहार ने भगत सिंह को भीतर से झकझोर दिया था। इस घटना की सूचना मिलते ही वे अपने दोस्तों के साथ घर से 12 मील दूर जलियांवाला बाग पहुंच गए और अंग्रेजों के विरोध में हिस्सा लिया। भगत सिंह के क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत। जलियांवाला बाग नरसंहार ने लोगों के भीतर गुस्सा भर दिया था, मगर उस गुस्से को कुछ समय तक गांधी जी के नए प्रयोग के आश्वासन ने थामे रखा। उस समय महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रहे थे। गांधी जी को यह बात का यकीन था कि अहिंसा के जरिए देश को आजादी मिल सकती है। ऐसा मंजर हर तरफ दिख भी रहा था। लेकिन इसी बीच चौरा चौरी कांड हो गया। गोरखपुर के पास स्थित चौरा चौरी नामक एक जगह पर आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मियों को उस आग के हवाले कर दिया। इसके बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन अचानक से वापस ले लिया। इससे लाखों नौजवानों को धक्का लगा। उन्होंने अपने देश की आजादी के लिए क्रांतिकारी मार्ग चुनना पसंद किया। यही वो वक्त था जिसमें आजादी पाने की फिलॉसफी की बुनियाद हिंसक क्रांति बन गई। नौजवानों के गर्म खून में शहादत के जज्बात उबलने लगे। वे अंग्रेजों से किसी भी कीमत पर बदला लेना चाहते थे और भगत सिंह ऐसे नौजवानों के प्रतीक बन गए। भगत सिंह ने आजादी के लिए हिंसा का रास्ता चुन लिया और गोली बंदूक के दम पर अंग्रेजों से बदला लेने के रास्ते पर चल पड़े। काकोरी कांड। देश की आजादी की खातिर नौजवानों ने जब हिंसा का रास्ता चुन लिया तो इसके लिए उन्हें बंदूक और गोली की भी जरूरत पड़ने लगी। मगर सवाल था कि गोली और बंदूक मिले कैसे। इसके लिए इन नौजवानों ने असलहे की लूट का रास्ता चुना। ऐसे ही नौजवान क्रांतिकारियों में राम प्रसाद बिस्मिल भी थे। उन्होंने अंग्रेजों का खजाना लूटने की योजना बनाई, जिसके लिए उन्होंने लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन का चुनाव किया। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से
जैसे ही ट्रेन छूटी वैसे ही योजना पर अमल करने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल अपने साथियों के साथ ट्रेन पर सवार हो गए। उनके साथियों में अशफाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद और अन्य 16 क्रांतिकारी थे। ट्रेन को बीच रास्ते में रोक लिया गया और बंदूकें और गोलियां लूट ली गईं। अंग्रेजों ने इन सभी के खिलाफ मुकदमे चलाए। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाकुल्लाह खान को फांसी दे दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल क्रांति के नायक ही नहीं थे, बल्कि बगावत और शहादत के अमर गायक भी थे। जिस समय राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, उस समय भी वो आजादी, सरफरोशी और कातिल के आजमाए जाने के तराने गा रहे थे। उनका ये तराना उनके बाद देश की आजादी का गीत बन गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस काकोरी कांड पर भी भगत सिंह की पूरी नजर होती थी। काकोरी के आरोपियों और दोषियों को भगत सिंह अपना हीरो मानते थे। काकोरी केस की एक एक दिन की कहानियों को भगत सिंह दर्ज करते थे और उन दिनों की मशहूर पंजाबी पत्रिका कीर्ति में उन केस का विवरण छपता था। भगत सिंह ने काकोरी कांड में शामिल क्रांतिकारियों का विस्तार से परिचय भी करवाते थे। अपने लेख में भगत सिंह ने उन 10 खास दोस्तों का जिक्र किया है। इसमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह, शचींद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, मनमथ नाथ गुप्त, जोगेश चंद्र चटर्जी, गोविंद चरणकार, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, राजकुमार, विष्णु शरण दुबलिस, राम दुलारे और अशफाकुल्लाह खान के नाम को शामिल किया गया। उन्होंने अपने साथियों को काकोरी कांड के नायक के तौर पर पेश किया है। भगत सिंह ने काकोरी कांड पर एक किताब लिखी थी। इसके अध्याय की शुरुआत उन्होंने कुछ इस तरह से की थी। 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन से एक ट्रेन रवाना हुई। गाड़ी चलने के कुछ ही देर बाद उसमें बैठे 3 नौजवानों ने गाड़ी रोक दी। ये वाकया लखनऊ से करीब 8 मील की दूरी पर हुआ था। उन्होंने बड़ी चालाकी से ट्रेन में बैठे अन्य यात्रियों को धमका दिया था और समझाया था कि उन्हें कुछ नहीं होगा, बस चुप रहें। उनके ही अन्य दोस्तों ने गाड़ी में मौजूद सरकारी खजानों को लूट लिया। इसी दौरान दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं और इसी बीच एक यात्री ट्रेन से उतर गया और उसकी गोली लगने से मौत हो गई। जनवरी 1928 में भगत सिंह ने फिर कीर्ति पत्रिका में काकोरी कांड पर लेख लिखा। 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा में, 19 दिसंबर को राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, अशफाकुल्लाह खान को फैजाबाद, रोशन सिंह को इलाहाबाद की जेल में फांसी दे दी गई। सुनवाई कर रहे सेशन जज हैमिल्टन ने कहा था कि ये सभी नौजवान देशभक्त हैं। भले ही इन्होंने अपने फायदे के लिए कुछ न किया हो, लेकिन अगर ये नौजवान कहें कि वो अपने किए का पश्चाताप करेंगे तो सजा में कुछ रियायत दी जा सकती है। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत की हुक्म पर उन्हें फांसी दे दी गई। अपनी किताब में फांसी और शायरी का जिक्र करते हुए लिखा है, अशफाक फांसी से एक दिन पहले अपने बाल सही कर रहे थे। तब उन्होंने साथी से कहा, कल मेरी शादी है और कैसी बातें कर रहे हैं। फांसी की ओर जाने से पहले अशफाकुल्लाह खान ने शेर पढ़ा, फना है हम सबके लिए, हम पे कुछ नहीं मौकूफ, बका है एक फकत जाने किबरिया के लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा, तंग आकर हम उनके जुल्म से बेदाग से चल दिए सुए अदम जिंदाने फैजाबाद से। अशफाकुल्लाह खान से अलग राम प्रसाद बिस्मिल को 19 की शाम को फांसी दी गई। तब वो बड़े जोर से वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। उसी वक्त राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरी ही जिक्र यार तेरी जुस्तजू रहे। राम प्रसाद बिस्मिल फांसी के तख्ते पर पहुंचे तो उन्होंने फिर शेर पढ़ा, अब न अहले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। 1927 से कीर्ति पत्रिका में काकोरी के बारे में भगत सिंह करीब 1.5 साल तक लिखते रहे। जब भी कोई बात भगत सिंह को पता चलती या वीरों से जुड़ी कोई जानकारियां मिलती तो उनके बारे में और कुछ जानकारी जुटाकर पत्रिका में लेख लिखने के काम में जुट जाते थे। उन्होंने अपनी किताब में काकोरी से जुड़े हर उस शख्स के बारे में लिखा जो काकोरी कांड में किसी न किसी रूप से जुड़ा रहा।